आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की बात करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य को काल विभाजन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आज हम आधुनिक काल की बात कर रहे हैं। आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1850 से आरंभ होती है। 1850 से और आज तक हिंदी साहित्य में जो भी रचनाएं लिखी गई हैं उसे हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल के भी आगे चल के 4 भाग हैं: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता, समानांतर कविता। उसके अलावा भी बहुत सारे नए नए आंदोलन साहित्य में चलते रहे हैं और उनका नामकरण होता रहा है। तो भारतेंदु युग जो है वो 1850 से और 1900 तक माना गया है। हिंदी के जाने माने कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। क्योंकि उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है, इसलिए उनके जन्म वर्ष के अनुसार ही आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। भारतेंदु का जन्म 1850 में हुआ और 1885 में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन 35 वर्ष की अल्पायु में ही भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को इतना कुछ दिया कि हिंदी साहित्य उनका हमेशा ऋणी रहेगा। उन्होंने अपने कालखंड के कवियों को, लेखकों को ब्रज भाषा का मोह छोड़ के हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया। भारतेंदु ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, लेख लिखे हैं। उस समय का जो भ्रष्ट शासन व्यवस्था थी, अंग्रेजी व्यवस्था जो थी, अंग्रेजी राज जो था, उसके खिलाफ उन्होंने बढ़ चढ़कर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। लेकिन बहुत जल्दी भारतेंदु की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी भारतेंदु का जो उपकार है वो हिंदी साहित्य कभी नहीं भूलेगा, हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इसलिए भारतेंदु के नाम पर ही उनके जन्म वर्ष के साथ ही हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। 1850 से 1900 तक का जो समय है हिंदी साहित्य में, उसे हम भारतेंदु के युग के नाम से ही जानते हैं। उसके बाद दूसरा जो कालखंड है आधुनिक युग का, उसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। इसकी समय सीमा 1900 से और 1920 मानी गई है। इसका नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी हमेशा ऋणी रहेगी। उन्होंने खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। देश के हर कोने तक खड़ी बोली को पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही माना जाता है। खड़ी बोली जो एक दिल्ली और उसके आसपास के जनपदों की सिर्फ बोली थी, वो पूरे देश की भाषा जो बनी है उसको बनाने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी साहित्य हमेशा उनका ऋणी रहेगा और हिंदी भाषा भी हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने कालखंड के कवियों को ब्रज भाषा का मोह छोड़ के, कोमलकांत शब्दावली का मोह छोड़ के खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी, बहुत सारे कवि हैं जिनको उन्होंने प्रेरित किया और उन्होंने हिंदी में एक से बढ़कर एक रचनाएं लिखी। भारत भारती जैसी रचना मैथिली शरण गुप्त ने, भारतेंदु के युग के कवियों ने भी, बहुत सारे कवियों ने भी इस कालखंड में बहुत सारी रचनाएं खड़ी बोली में लिखी। इसके बाद का जो समय है हिंदी साहित्य में छायावादी युग जिसे हम कहते हैं, उसकी समय सीमा 1918 या 1920 से 1936 तक मानी गई है। छायावादी जो कवि थे वो रहस्यवादी कवि थे। उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण करके अपने अंदर के जो उनके हृदय के उद्गार हैं उनको प्रकृति के मानवीकरण कर करके उनको अनेक माध्यमों से कोमलकांत शब्दावली के द्वारा दूसरों तक पहुँचाया है। छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं उनमें है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। ये छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कवि माने जाते हैं। इसी कालखंड में और भी कवि हुए हैं, जैसे बच्चन हुए, लेकिन वो हालावादी कवि हैं, वो छायावादी नहीं है। छायावादी जो सबसे प्रमुख हमारे कवि हैं यही 4 कवि हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इसके बाद 1936 से 1943 तक का जो समय है हिंदी साहित्य में, उसे हम प्रगतिवादी युग के नाम से जानते हैं। इस साहित्य पर मार्क्सवाद का प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। दलितों के लिए आवाज़, शोषितों के लिए आवाज़ उठाना, शोषकों का, शासकों का विरोध करना, सामाजिक जो व्यवस्था है जिसमें जो बहुत गरीब हैं उनके हक की आवाज़ उठाना, उनका चित्रण करना इस कालखंड की रचनाओं में सबसे प्रमुख है। इस पर मार्क्सवादी साहित्य का या मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव है, इसलिए इसे हम प्रगतिवादी काव्य कहते हैं। क्योंकि पिछले जो छायावादी, द्विवेदी युग और भारतेंदु युगीन जो काव्य थे उन सब से अलग होकर इस कालखंड के कवियों ने या इस समय की रचनाओं में
जो शोषण है उसके खिलाफ एक आवाज़ उठी है, जो शासक हैं, जो शोषण करने वाले हैं, उनके खिलाफ एक आवाज़ उठाई गई है। इस काल की रचनाओं में सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है। इसके बाद 1943 से एक नया आंदोलन हिंदी कविता में शुरू हुआ, जिसे हम प्रयोगवादी कविता के नाम से जानते हैं। यह प्रयोगवादी काल है वो हिंदी साहित्य का। उसमें सभी तरह का साहित्य लिखा गया, सिर्फ कविताएं ही नहीं। इसके जनक मानते हैं, अज्ञेय को इसका जनक माना जाता है। इसमें तार सप्तक का जो आरंभ हुआ वो इस 1943 में हुआ। एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ जिसका टाइटल था तार सप्तक। इसमें 7 कवियों की कविताएं थे जो बिल्कुल अलग थे। जो पिछला हमने साहित्य पढ़ा उससे बिल्कुल अलग, नए प्रयोग लेके नए नए प्रयोग किए, नए नए तुलनाएं उन्होंने की, नई नई उपमाएं दी उन्होंने, बाजरे की कलंगी से उपमाएं दी और अलग अलग चीज़ों के साथ उन्होंने प्रकृति के और उससे जो नए नए उन्होंने आयाम स्थापित किए वो पिछले साहित्य में हम नहीं देखते थे, वो इसी साहित्य में देखे गए। प्रयोगवादी साहित्य में कवियों ने नए नए प्रयोग किए हैं। अज्ञेय के साथ उनकी एक पूरी मंडली थी। भारत भूषण अग्रवाल हो गए, बहुत सारे कवि आए 1960 तक। आगे चल के बहुत सारा प्रभाव प्रयोगवादी कविता का रहा। उसके बाद भी कई तार सप्तक प्रकाशित हुए, लेकिन भारत भूषण अग्रवाल हो गए, अज्ञेय खुद हो गए, नरेश मेहता हो गए, रघुवीर सहाय हो गए, बहुत सारे कवि हैं जो तार सप्तक के कवि हैं। उन्होंने नए नए प्रयोग करके कविताओं को या साहित्य को नए आयामों तक पहुंचाया है। उसके बाद फिर हिंदी में एक नई, जिसे हम नई कविता, नई कहानी, नया आंदोलन कह सकते हैं, 1950 के बाद हिंदी साहित्य में वो शुरू हुआ, जो पिछले सब प्रभावों से मुक्त एक आंदोलन था हिंदी साहित्य में, वो चला। उसके बाद नए नए और समानांतर कविताएं चलती रही, समानांतर आंदोलन चले, भाई काफ़ी तरह की कहानियाँ आई, वो आई, सब कुछ आया। लेकिन मुख्य जो हम है आधुनिक काल को 4-5 भागों में बांट सकते हैं: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग। उसके बाद नई कविता या नई कहानी। मुख्यतः आधुनिक काल को इन्हीं भागों में बांटा जाता है। इसके बाद हम चर्चा विस्तार से करेंगे इस काल के बारे में, इस काल की रचनाओं के बारे में, कवियों के बारे में भी बहुत सारी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये सिर्फ एक भूमिका थी, एक इंट्रोडक्शन था आधुनिक काल का। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।